जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और देखते हैं आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं चल रहा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब बंद हो चुका है। सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। क्या होगा? आप परेशान होंगे, गुस्सा होंगे और फिर सोचेंगे ये कैसी ज्यादती है, एक्सप्रेशन की आजादी पर हमला है ये। फिर ये गुस्सा धीरे धीरे आग का रूप ले ले और फिर यही आग इतनी भयानक हो जाए कि पूरा देश जलने लगे, सड़कें रणभूमि बन जाए, संसद भवन में आग लग जाए और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहाँ कुछ दिनों पहले तक सब कुछ शांत लग रहा था। फिर एक फैसला आता है जिससे पूरे देश में तूफान आ जाता है। ये तूफान था जेनजीज का और इसने सिर्फ सोशल मीडिया के बैन को लेकर नहीं बल्कि 19 लोगों की जान लेकर पूरे राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और समझेंगे क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर था या इसके पीछे कोई कहानी छुपी थी। ये जेनजीज कौन थे और ऐसा क्या हुआ कुर्सी पर बैठे इतने सालों से दिग्गज नेता तक खिल गए। कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2025 से। नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया। कहा गया कि देश में काम कर रहे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लोकल रजिस्ट्रेशन कराना होगा, शिकायत अधिकारियों को नियुक्त करना होगा और आपत्तिजनक कंटेंट हटाने होंगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसे बंद कर दिया जाएगा। सुनने में कानूनी प्रक्रिया लग रही है ना? भारत में भी कुछ ऐसे ही रूल्स है, लेकिन नेपाल में सरकार ने बिना टाइमिंग बताए और बिना मोहलत दिए इन सारे ऐप्स को बंद कर दिया। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सभी को। दरअसल सरकार को लग रहा था ये लोग थोड़ा बहुत शोर मचाएंगे फिर बाद में शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन्हें हम जेनजीज के नाम से जानते हैं, इनकी उम्र 30 साल से कम की होती है। सोशल मीडिया इनके लिए एंटरटेनमेंट का मीडियम ही नहीं, उनकी आवाज है, उनकी पहचान है, उनका रोजगार है। ये एक ऐसा मंच है उनके लिए जहाँ पर वो अपनी बात आसानी से रख सकते हैं बिना किसी दबाव के। तो जब उनसे मंच छीना गया, गुस्सा भड़क उठा। 8 सितंबर को काठमांडू के मैत्रीगढ़ मंडल में हजारों की संख्या में छात्र जमा हुए। वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थे, बैग टांगे हुए। उनके हाथ में किसी पार्टी का झंडा नहीं था, सिर्फ उनके पास अपना फोन था जिस पर ब्लॉक टैब्स के निशान थे। पहले यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे हिंसक का रूप ले लिया। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पर, क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर इतना बड़ा खून खराबा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक वर्ड सुना होगा, नफरत की राजनीति। नेपाल की युवा पीढ़ी से खुलकर देख रही थी। उनके पास कोई मंच नहीं था बोलने के लिए। सोशल मीडिया ने उन्हें वो मंच दिया, या यूं कहें कि एकजुट होने पर उन्हें मजबूर कर दिया। वो सोशल मीडिया वापस लाओ के नारे नहीं लगा रहे थे, वो कह रहे थे नेपो बेबीज वापस जाओ। ये नेपो बेबीज बहुत दिलचस्प वर्ड है, यानी वो लोग जो अपने राजनीतिक परिवार की वजह से ऊंचे पद पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी 2017 के एयरबस खरीद घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामलों को उठा रहे थे। वो बेरोजगारी की बात कर रहे थे। एक देश जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा विदेश से आने वाली रेमिटेंस पर निर्भर है, वहाँ के युवाओं के लिए कितना दर्दनाक होगा आप सोच सकते हैं। वो देख रहे थे कि उनके बड़े भाई बहन नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं, जबकि नेता और उनके बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर जेनजीज उतर आए। जेनजीज वो युवा जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, बल्कि एक यूथ केंद्रित एनजीओ हमें नेपाल के बैनर तले एकजुट हुए थे। पहले ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ ही घंटों में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए। उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें की और रबड़ की गोलियां चलाई। इससे गुस्सा कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। फिर भीड़ ने लाठी डंडों से जवाब दिया। नतीजा 19 लोगों की जान चली गई और 400 से ज्यादा घायल हो गए। इतना सब होने के बाद सरकार को झुकना पड़ा और आनंद फानन में कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया बैन का फैसला वापस ले लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सम्मान की लड़ाई थी। बाद में प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन इस्तीफे का दबाव इतना ज्यादा था कि मंगलवार को उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। होम मिनिस्टर और कम्युनिकेशन मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये है, ओली के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा? जेनजीज के बीच काठमांडू के मेयर बालिन शाह का नाम बहुत फेमस है, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अभियान से चुनाव जीता था। वे इस विरोध का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री रवि लामे छाने भी एक मजबूत उम्मीदवार है। ये दोनों ही युवा और भ्रष्टाचार विरोधी नेता माने जाते हैं, जो नेपाल की युवा पीढ़ी के गुस्से को दर्शाते हैं। नेपाल की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है। आप देखिए, दुनिया में हर तरफ भ्रष्टाचार है, लैटिन अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक। युवा अपनी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से राजनीति नहीं चलेगी। उन्हें पारदर्शिता चाहिए। उन्हें चाहिए कि उनके नेता में काबिलियत हो, ना कि राजनीतिक विरासत। सोशल मीडिया ने उन्हें वो ताकत दी है जहां पर वो एक क्लिक से लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। सरकार इसे ऐप या प्लेटफॉर्म न समझे, बल्कि एक नई शक्ति के रूप में देखे।
हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई सरकार के अगेंस्ट बोलता है उसका सोशल अकाउंट बैन कर दिया जाता है। ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं था, ये था भ्रष्टाचार से तंग आ चुके लोगों का विरोध। ये था हमारी बात भी सुनो का विरोध, और ये था एक नई सुबह का आगाज जहां जनता ने खुद को राजा साबित किया। सवाल ये है, क्या ये तूफान सिर्फ नेपाल तक सीमित रहेगा या मिसाल बनेगा, या फिर और देश की सोई हुई युवा पीढ़ी को भी जगाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए थिंक ग्राउंड। थैंक यू।